हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को इवैल्यूएट करके तब बनाए गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, बट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास टाइम है और आप सिर्फ वही पढ़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो मैं बता रही हूँ वो 100% आपको करके जाना है, चाहे आप कुछ और करें या नहीं करें। और अगर आपके पास टाइम है तो आप अपनी बुक का रिवीजन अच्छे से करिए और अच्छे से सारे टॉपिक्स को क्लियर करिए। सो आई होप कि आपने अपनी बुक निकाल ली होगी, पेंसिल ले ली होगी, सो दैट आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेरे साथ मार्क करते चलें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो चैप्टर नंबर 4, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। नाउ इस चैप्टर के बारे में तो क्या ही कहें, कोई ऐसा डिसऑर्डर है नहीं जो इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि कोई ना कोई डिसऑर्डर तो आपके उसमें आ ही जाएगा केस स्टडी में। ठीक है, अब केस स्टडी में वो किस तरीके का कौन सा डिसऑर्डर देते हैं कहना मुश्किल है, तो ये चैप्टर उस नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें 4Ds ऑफ एबनॉर्मलिटी की, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आपको छोड़ना नहीं है, करके जाना है। 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं वो, व्हाट आर द 4Ds ऑफ एबनॉर्मलिटी, राइट। सो उसमें आपको इसको डिफाइन करना होगा अच्छे से। तो ये आपको 4Ds ऑफ एबनॉर्मलिटी पता होना चाहिए। एबनॉर्मल की डेफिनेशन अगर वो पूछते हैं जैसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड देन 4Ds के बारे में बात करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। 3 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है जी। अप्रोच, डेविएशन फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स एंड मैल अडेप्टिव, यस ये भी इंपॉर्टेंट है। वेल बीइंग, ये वो 2 नंबर में पूछ लेते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में वेल बीइंग के बारे में डिफाइन करने के लिए बोल देते हैं। हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या ब्रीफ हिस्ट्री, आप बता दीजिए कि ये कैसे सारा एबनॉर्मैलिटी जो हम समझते हैं, ये ब्रीफ हिस्ट्रीज का बताइए कि कैसे हम चीजें समझते हैं। तो इसमें आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स में सारा कुछ ये नेम्स आपको तो डेफिनेटली देने होंगे। एक क्वेश्चन जो आया है वो इस पे जरूर आ चुका है, एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटमेंट। ये जो 17th एंड 18th सेंचुरी थी, इस टाइम पे हम कैसे डील कर रहे थे, कैसे चीजों को देख रहे थे, हमारे देखने का नजरिया क्या था। ठीक है, क्या हमारा पर्सपेक्टिव था एबनॉर्मलिटी को देखने का या डिसऑर्डर्स को देखने का, समझने का। तो ये जरूर पूछ सकते हैं आपसे। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क करे हुए हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। ये आपने मार्क करने हैं तो मार्क कर लो। ये 4 पॉइंट्स उस आंसर में आपके होने चाहिए। ठीक है जी। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा साइंटिफिक से लेके, पहला पॉइंट है आपका साइंटिफिक से लेके एंड देन यू विल राइट बिहेवियर तक। देन ग्रोथ से लेके डिसऑर्डर तक आपका सेकंड पॉइंट है। रिफॉर्म ऑफ इस्लाम वर इनिशिएटेड, मतलब क्वेश्चन था कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, इंपॉर्टेंट मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थे एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट का। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं जो आपको देने हैं। एंड देन फोर्थ पॉइंट इज योर डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ था फॉर कम्युनिटी केयर, फॉर कम्युनिटी केयर, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। तो ये आप मार्क कर लो। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पूछते हैं देन यू हैव टू राइट दीज 4 पॉइंट्स। ठीक है जी। अब चलते हैं हम आगे। 4 मार्क्स की में क्वेश्चन में वो आया था, क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें देन आपको डेफिनेटली आईसीडी और DSM-5 के बारे में पता होना चाहिए। ICD-10 इज समथिंग दैट वी फॉलो इन इंडिया और बाकी सब जगह पे जो है DSM-5 फॉलो होता है, विच इज गिवन बाय APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, राइट। सो इतना आपको पता होना चाहिए। डायग्नोस्टिक, DSM का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। एंड देन यू शुड ऑल्सो नो ICD का फुल फॉर्म विच इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जो कि WHO ने दिया है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अभी जो है 10 चल रहा है, ICD-11 चल रहा है। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम फैक्टर्स की बात करें नेक्स्ट टॉपिक पे, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, यू जस्ट मार्क, ये दोनों चीजें आपको होना चाहिए, डिफरेंस भी मतलब आपको पता होना चाहिए। देन फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ठीक है, देन वी हैव जेनेटिक फैक्टर, साइकोडायनामिक मॉडल,
साइकोडायनामिक मॉडल अगेन इट्स क्वाइट इजी, इड ईगो वाला है, ये आपने चैप्टर 2 से भी रिलेटेड है। सो कई बारी क्या क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एनी 3 साइकोलॉजिकल मॉडल। ठीक है, एनी थ्री पूछ लेंगे वो आपसे। ठीक है, एनी 3। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका आएगा 3 नंबर का ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन भी 3 नंबर का होगा। तो आप इसमें बिहेवियरल मॉडल के बारे में बात कर सकते हैं। देन यू कैन टॉक अबाउट ह्यूमनिस्ट, ये कॉग्निटिव मॉडल के बारे में बात कर सकते हैं, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल के बारे में बात कर सकते हैं। तो 3 नंबर में वो ऐसे पूछ लेते हैं कि कोई भी 3 साइकोलॉजिकल मॉडल्स आप बता दीजिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है अगेन। देन अगर हम डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल की बात करें, सोशल कल्चरल मॉडल पे अलग से क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि उन्होंने बोला था कि आप सोशल कल्चरल मॉडल के हिसाब से चीजों को बताएं। तो ये आपका आ सकता है क्वेश्चन। इनफैक्ट ये सोशल कल्चरल मॉडल 6 मार्क्स में आया था। ठीक है, तो ये उस नजरिए से देखे तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशल कल्चरल मॉडल को अच्छे से पढ़ लेना। तो ये मॉडल भी देखो, सोशल कल्चरल मॉडल वो आपसे पूछ चुके हैं, वो ये कह चुके हैं कि कोई भी 3 मॉडल अपनी मर्जी के आप साइकोलॉजिकल मॉडल डिफाइन कर दीजिए। उसमें सोशल कल्चरल मॉडल नहीं आएगा बाय द वे, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल नहीं है, वो सोशल कल्चरल मॉडल है। साइकोलॉजिकल मॉडल पूछेंगे आपसे तो ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल लिखना, उसके अंदर कॉग्निटिव मॉडल लिखना, आप उसके अंदर बिहेवियरल मॉडल लिखना, और उसके अंदर आप साइकोडायनामिक मॉडल भी लिख सकते हो। लेकिन सोशल कल्चरल मॉडल मत लिखना अगर वो साइकोलॉजिकल मॉडल्स के बारे में पूछते हैं तो। ठीक है, कोई भी 3 पूछेंगे इसमें से आप लिख देना। एंड देन सोशल कल्चरल मॉडल पे अलग से सेपरेट 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें सिर्फ इसी मॉडल के बारे में आपको थोड़ा अच्छे से सारे पॉइंट्स कवर करके डिटेल में लिखना है। ठीक है जी, सो दैट इज इट। देन यू हैव डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल पे काफी क्वेश्चंस आए हैं, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं है, 6 मार्क्स में आ जाता है डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। तो ये बहुत अच्छे से अपने पॉइंट्स रेडी करके जाना, यू शुड बी थरो विद दिस। ठीक है, 6 मार्क्स में भी आया हुआ है, 3 मार्क्स में भी आया हुआ है, एक बार 4 मार्क्स में भी पूछा था। डिसऑर्डर्स की बात करें तो कौन से करें और कौन से नहीं छोड़े, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, कि डिसऑर्डर्स कौन से करें, क्योंकि एज आई सेड किसी भी डिसऑर्डर पे उठा के आपको कोई केस स्टडी दे देंगे, और फिर अगर आपको उस डिसऑर्डर के सिम्टम्स अच्छे से नहीं पता तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर आप केस स्टडी कैसे सॉल्व करोगे। तो सिम्टम्स हर डिसऑर्डर के आपको अलग से आप अपने आप एक शीट ऑफ पेपर लो, उस पर डिसऑर्डर का नाम लिखो और उसमें पॉइंट वाइज उसके सिम्टम्स लिख लो, सो दैट आपको आसानी हो एंड टाइम पे रिवाइज करने में और सब याद रखने में। एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत बार पूछा गया, और एंजाइटी डिसऑर्डर में भी स्पेशली जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत बार पूछा गया। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं कि भाई इसके कितने टाइप्स हैं या क्या है। ठीक है, तो आप इसमें ये लिखेंगे, और पैनिक डिसऑर्डर भी एंजाइटी डिसऑर्डर में आता है, तो इसके बारे में भी लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से टाइप्स, उसके अंदर के सब पार्ट्स भी पूछ लेते हैं। ठीक है जी, then you have to write separation anxiety disorder as well. Obsessive compulsive disorder, एक्सक्यूज मी, बहुत बार पूछा गया है। और इसमें से कई बार केसेस ऐसे आते हैं, जैसे कई बार ना 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको कंपल्सिव बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो सिर्फ कंपल्सिव बिहेवियर के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, वो पूछ लेते हैं कि जैसे होर्डिंग के बारे में पूछ लिया कि स्टैक कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं कुछ ना कुछ चीजें, तो इस तरीके से तो आपको बताना है कंपल्सिव बिहेवियर के बारे में। तो इसमें थोड़ा ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ओसीडी अगेन ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ट्रॉमा एंड पीटीएसडी मैंने इतना नहीं देखा, पीटीएसडी हैज नॉट बीन आस्क्ड कभी। सोमैटिक सिम्टम डेफिनेटली पूछा है, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर पूछा है, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर पूछा है। ठीक है, वो टाइप्स में आ जाता है कि मतलब सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर की और कितना टाइप्स है, क्या है वो बताओ, ऐसे करके आ जाएगा आपको। एंड देन यू हैव कन्वर्जन डिसऑर्डर तो नहीं इतना। डिसोसिएटिव्स में अगेन डिसोसिएटिव फ्यूग का जो है उस पे केस दे देते हैं। ठीक है, मैंने केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है क्या है, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लीज मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना, यू विल फाइंड वैल्यूएबल थिंग्स इन इट। और केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करना है क्या है, वो मैंने जितनी भी PYQs में अभी तक जितनी भी केस स्टडीज हैं वो मैंने सब करवा रखी हैं। ठीक है,
सो अगर आपको लग रहा है कि मैं PYQs नहीं करवा रही हूँ तो मैं PYQs करवा रही हूँ, पर मेरे PYQs करवाने का डिफरेंट तरीका है। सेक्शन ए जो है आपका प्रैक्टिस है सारा, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने क्वेश्चंस डाले, वहां से प्रैक्टिस कीजिए। ये जो आपका सेक्शन है केस स्टडी वाला, वो मैंने अलग से प्लेलिस्ट में सिर्फ केस स्टडीज दी रखी हैं। तो जिसको केस स्टडीज में सॉल्व करने का थोड़ा समझना है तो वो केस स्टडी वाली प्लेलिस्ट देख लो। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसको समझने हैं कैसे आंसर करना है तो वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट देख लो। और सब कुछ PYQ से ही है। सो ऐसा नहीं है कि मैंने PYQs नहीं करवा रही, बट मेरे करवाने का डिफरेंट तरीका है कि जिसको जिस सेक्शन में दिक्कत है वो सेक्शन को जाके स्ट्रॉन्ग कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत ओवरवेलमिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाय कितना सारा काम है, कितना पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो इसलिए मैंने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे कर दिया है कि केस हिस्ट्री के अलग प्लेलिस्ट है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की अलग प्लेलिस्ट है, सेक्शन है आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। दिस इज हाउ आई एम डूइंग इट। ठीक है, तो वहां पे आप देख लेना, काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे केस स्टडी से रिलेटेड। डिसोसिएटिव डीपर्सनलाइजेशन ये इतना नहीं है। डिप्रेशन भी कुछ खास एज सच तो अलग से पॉइंट आउट करके नहीं पूछा। बाइपोलर भी नहीं है। ये सब इतना स्पेसिफिक उसमें नहीं पूछा है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, स्किज़ोफ्रेनिया की अगर हम बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया में हैलुसिनेशंस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने टाइप्स के होते हैं। ये डिल्यूजन के बारे में आपको, ये पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए। सेक्शन ए में क्वेश्चन आ जाएगा इसका। ठीक है, डिल्यूजन और उसके टाइप्स, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है, देन वी हैव डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस है, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर है। तो ये डिल्यूजन के टाइप्स है, ये आपको 4 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, कि डिल्यूजन क्या होता है और डिल्यूजन कितने टाइप के होते हैं वो आप बताओ। तो आप उसमें बता देना डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, कंट्रोल एंड परसिक्यूशन एंड ऑल। ठीक है, हैलुसिनेशंस के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हैलुसिनेशन क्या होती है और कितने टाइप्स की हैलुसिनेशन होती है। तो अगेन आपको फिर लिखना है, उसमें विजुअल होती है, गस्टेटरी होती है, देन वी हैव ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन, सोमैटिक हैलुसिनेशन, टैक्टाइल हैलुसिनेशन, ऑडिटरी हैलुसिनेशंस भी होते हैं। सो ये सारे हैलुसिनेशंस जितने हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उन सबसे रिलेटेड हमारी हैलुसिनेशन होती है। ये आप हैलुसिनेशन में डिफाइन करेंगे। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर अगेन वेरी कॉमन। ये जो कैटाटोनिया है, कैटाटोनिया सुपर रिजिडिटी, ये नेगेटिव सिम्टम, ये सारी चीजें ना पता है सेक्शन ए में पूछ लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा दे देंगे सेक्शन ए में जहां आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। बाकी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करें तो ADHD काफी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है। ठीक है, देन ADHD यू मस्ट नो, ये आपको पता होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एक केस आया था, केस स्टडी में आपको शायद मिल जाएगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे लोग चाइल्ड साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं, मतलब आफ्टर 12th कई लोग लेते हैं। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगेन इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का शायद इतना नहीं आता, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का। ईटिंग डिसऑर्डर्स का डेफिनेटली देखा है। कंडक्ट डिसऑर्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंडक्ट डिसऑर्डर तो जरूर करना। इसमें आपको ऑपोजिशनल ODD में डिफरेंस और कंडक्ट में, ठीक है, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर और कंडक्ट डिसऑर्डर में थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देन ये एग्रेशन पे आ जाता है, कितने टाइप के, ये जैसे वर्बल एग्रेशन है। देन यू हैव, इसमें ऊपर चलो तो इसमें आ जाएगा फिजिकल एग्रेशन, होस्टाइल, प्रोएक्टिव। तो ये जो टाइप्स ऑफ एग्रेशन है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ईटिंग डिसऑर्डर में अगेन बॉडी इमेज को लेके इशू हो जाता है, तो फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इस पे भी कोई केस आ जाएगा कि कोई मॉडल है और समबडी लाइक दैट, हमेशा उनको लगता रहता है वेट गेन हो गया एंड दिस एंड दैट। ठीक है, दे रिफ्यूज टू ईट, खाना नहीं खाते हैं, अपने आप को साफ करते हैं जब तक हड्डियां नहीं निकल आती। आई थिंक मैंने इस पे शायद एक मूवी थी, मैंने आपको बताया था, नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए बोला था, बहुत अच्छी मूवी है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुझे पूछना कमेंट्स में, मैं बताऊंगी। ठीक है, पर एग्जाम के बाद देखना। अच्छा है, नाम नहीं याद आ रहा। देन वी हैव ब्लूमिया नर्वोसा, डेफिनेटली एक वन ऑफ द टाइप है इसका। तो इसके बारे में भी आता है कि इसमें एक्सेसिव ईटिंग करते हैं। ठीक है, एंड देन वी पर्ज और वी टेक लैक्सेटिव्स, दैट्स इट। सब्सटेंस रिलेटेड का इतना नहीं मैंने कोई क्वेश्चंस देखे हैं कि सब्सटेंस अल्कोहल या किसी पे इतना डिसऑर्डर्स आए हो। हेरोइन वेरोइन पे, कोकेन, स्टिमुलेंट्स, कैफीन, ये सब इतना नहीं आया है।
तो जितना जितना इसमें से पूछा गया है बार बार रिपीटेडली वो मैंने आपको बता दिया है. दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू होल्ड ऑन. ठीक है, जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं प्लीज वो अच्छे से करना, वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं. एंड दैट्स इट. अगर आपको कुछ और इसमें से पूछना है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू. प्लीज मेक श्योर दैट यू चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ द चैनल. सब्सक्राइब दिस चैनल. आपको बहुत वैल्यूएबल स्टफ मिलेगा इस चैनल पे अपने 12th के बोर्ड्स के लिए. एंड फर्दर अगर आप साइकोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, आप साइकोलॉजी लेते हैं कॉलेज में, तो डेफिनेटली दिस चैनल विल हेल्प यू अ लॉट, right? So subscribe to this channel. Let me know in the comment section your thought about it, and I will see you next time. Till then, keep learning, keep revising. Bye.